हेलो, दिस इज डॉक्टर रुपिंदर कौर। वेलकम टू फिजियो लेक्चर। अब लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने मेनिस्काई के बारे में पढ़ा था, जिसमें उसकी एनाटॉमी, अटैचमेंट, रोल, ब्लड सप्लाई, इनोवेशन और मेनिस्काई टियर के बारे में पढ़ा था। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस ना देखे हो तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वो क्लिक करके देख सकते हैं और ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अब आज जो है हम मेनिस्काई टियर के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसमें भी आज जो है मेनिस्काई रिपेयर के बारे में पढ़ेंगे कि जो सर्जरी होती है उसमें मेनिस्काई रिपेयर में इंडिकेशंस क्या होते हैं या फिर उसका प्रोसीजर क्या होता है और कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ मेनिस्काई टियर, मैनेजमेंट दो तरह से होता है, एक नॉन ऑपरेटिव और एक ऑपरेटिव। अब नॉन ऑपरेटिव में जो है रेस्ट, फिर उसके अलावा जो है रेस्ट के अलावा जो है एनासिड्स दिए जाते हैं ताकि पेन जो है वो कम हो। कुछ एक्सरसाइजेस के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट में वही सब आएगा। और राइस मतलब रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन, तो ये सब आएगा। अब आज हमें पढ़ना है ऑपरेटिव मैनेजमेंट के बारे में, उसमें भी मेनिस्कल रिपेयर के बारे में। अब ऑपरेटिव मैनेजमेंट में तीन चीजें होती हैं, एक मेनिस्काई रिपेयर, दूसरा मेनिस्टेक्टोमी जिसमें पार्शियल और टोटल, या मेनिस्कल ट्रांसप्लांटेशन। तो सबसे पहले जो है ये प्राइमरी ऑप्शन सर्जरी के होते हैं कि या तो मेनिस्कल रिपेयर और या तो पार्शियल मेनिस्टेक्टोमी करेंगे। इन दोनों में क्या होगा कि ये दोनों जो है वो ज्यादा सेफ है कंपेयर टू टोटल मेनिस्टेक्टोमी। उसमें जो है कॉम्प्लिकेशन के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अब सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर डिपेंड्स अपॉन, अब कौन सा प्रोसीजर हमें सिलेक्ट करना है वो कुछ चीजों पे डिपेंड है। सबसे पहला लोकेशन एंड नेचर ऑफ टियर, कि टियर किस तरह का है और लोकेशन कहाँ पे है। जैसे कि आउटर थर्ड पे अगर टियर हो तो वो जल्दी हील्स हो सकता है क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई अच्छी होती है। लेकिन अगर इनर थर्ड या सेंट्रल पोर्शन में मेनिस्कल टियर हो तो वहां पे ब्लड सप्लाई जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, अवास्कुलर ही होता है वो एरिया, तो वहां पे हीलिंग के चांसेस कम होते हैं। अब सेकंड है एज एंड पेशेंट एक्टिविटी लेवल। अब एज जो है वो काफी मैटर करती है और पेशेंट का एक्टिविटी लेवल भी, क्योंकि अगर वो स्पोर्ट्स में है कोई पर्सन तो फिर उसमें जो है प्रोसीजर उसी तरह से लेना पड़ेगा। अगर पेशेंट ओल्ड एज है तो उस हिसाब से उसका प्रोसीजर लेना पड़ेगा। So, because of loss of even a portion of meniscus increases the long-term risk of articular degeneration. अगर थोड़ा सा भी मेनिस्कल का पोर्शन जो चला जाता है, लॉस हो जाता है, तो आर्टिकुलर डिजेनरेशन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसलिए जो है मेनिस्कल रिपेयर और पार्शियल मेनिस्टेक्टोमी जो है वो ज्यादा रिकमेंड की जाती है। अब मेनिस्कल रिपेयर, सबसे पहले मेनिस्कल रिपेयर के लिए इंडिकेशंस क्या है सर्जरी के लिए। पहला, लेजन इज इन द आउटर थर्ड ऑफ मेनिस्कस। अगर लेजन जो है वो आउटर थर्ड में होगा मेनिस्कस में, तब मेनिस्कल रिपेयर जो है वो रिकमेंड की जाती है। सेकंड है टियर एक्सटेंडेड इनटू सेंट्रल रिलेटिवली अवास्कुलर थर्ड ऑफ द मेनिस्कस ऑफ अ यंगर देन 40 to 50 years और फिजिकली एक्टिव ओल्डर देन एज ऑफ 50 इंडिविजुअल। अब अगर जो मेनिस्कल टियर जो है वो सेंट्रल पोर्शन में है, मतलब अवास्कुलर जो पोर्शन है वहां पे है, तब भी मेनिस्कल रिपेयर किया जा सकता है। अगर पर्सन यंग है, यंगर देन 40 to 50 years, और या तो पर्सन 50 years से ज्यादा है पर अभी भी फिजिकली एक्टिव है, तो उसमें हम मेनिस्कल रिपेयर कर सकते हैं। अब जो है मेनिस्कल रिपेयर का प्रोसीजर देखना है और फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस। अब सबसे पहले जो है मेनिस्काई रिपेयर का प्रोसीजर देखेंगे। अब प्रोसीजर में क्या होता है कि सबसे पहले नी जो भी स्मॉल इंसिजन दिया जाता है नी पे, फिर वहां से क्या है कि आर्थ्रोस्कोपिक की हेल्प से जॉइंट कैप्सूल में जो है सलाइन डाला जाता है जिससे जॉइंट कैप्सूल डिस्टेंड होगा।
फिर जॉइंट कैप्सूल को अंदर से अच्छे से एग्जामिन किया जाता है, फिर जो भी टिश्यू स्टोन हो चुके होंगे या पूरी तरह से ऐसे अनस्टेबल टिश्यू फ्रेगमेंट्स होंगे उनको रिमूव किया जाता है और उसके बाद जो है मेनिस्कल रिपेयर का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। सो स्मॉल इंसिजन मेड एट नी फॉर पोर्टल, पहले तो स्मॉल इंसिजन दिया जाता है नी पे। Saline is introduced arthroscopically into the joint capsule to distend the capsule। उसके बाद जो है जॉइंट कैप्सूल में जो है सलाइन डाला जाता है जिससे जॉइंट कैप्सूल डिस्टेंड हो जाता है। देन जॉइंट एग्जामिन, उसके बाद जॉइंट को एग्जामिन किया जाता है। आर्थ्रोस्कोपिक डेब्रीमेंट इज परफॉर्म टू रिमूव ऑल द अनस्टेबल टिश्यूज ऑफ फ्रेगमेंट्स एंड प्रिपेयर टोन मेनिस्कस फॉर रिपेयर। अब उसके बाद जो है जो भी अनस्टेबल टिश्यू फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद जो है रिपेयर स्टार्ट होता है। ड्यूरिंग द रिपेयर इटसेल्फ परफॉर्म एंडोस्कोपिकली थ्रू द पोस्टरोमीडियल और पोस्टरोलेटरल इंसिजन। अब सबसे पहले क्या किया जाता है कि रिपेयर के टाइम पे पोस्टरोमीडियली या पोस्टरोलेटरली एक इंसिजन दिया जाता है एंड the edges of tone are closely approximated। फिर जहां से मेनिस्कस टियर है उन एजेस को अच्छे से जोड़ा जाता है। Sutures applied for every 3 to 4 mm to ensure the complete closure, no gap in tear line। उसके बाद जो है सूचर्स जो है वो दिए जाते हैं ताकि जहां से टोन हुआ है वो एजेस अच्छे से जुड़ जाए और ये जो सूचर्स है वो हर एक 3 to 4 mm पे होंगे ताकि जो है गैप बिल्कुल ना रहे टीयर में। All sutures are tied with knee extended fully or in 10 degree flexion to allow full extension post-operatively without causing undue stress on repaired meniscus। अब ये जो सूचर्स हैं वो कंप्लीटली या तो नी एक्सटेंडेड पोजीशन में होगा या तो जो है 10 डिग्री फ्लेक्स पोजीशन में होगा, तभी ये सूचर्स दिए जाते हैं क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिवली जो है फिर नी एक्सटेंड करने में कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए, और कोई भी अनड्यू स्ट्रेस ना रहे। आफ्टर क्लोजर अ कंप्रेशन ड्रेसिंग एक्सटेंडिंग बिलो और अबव द नी इज अप्लाइड to control the post-operatively joint effusion and knee is placed in an immobilizer। अब ये जो है पूरा प्रोसीजर, उसके बाद क्या करते हैं क्लोजर करते हैं, फिर कंप्रेशन ड्रेसिंग करते हैं। ये ड्रेसिंग जो है नी के अबव और बिलो दोनों तरफ होगी और नी पे भी होगी ताकि जो है जॉइंट एफ्यूजन ना हो पोस्ट ऑपरेटिवली, और उसके बाद जो है नी को इमोबिलाइजर में रखा जाता है। तो ये था प्रोसीजर। अब हम जो है इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मेनिस्काई रिपेयर के बारे में। तो सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन है वो है इंट्रा ऑपरेटिव डैमेज टू न्यूरोवास्कुलर बंडल एट द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नी ड्यूरिंग सूचरिंग प्रोसेस। जब सूचरिंग कर रहे होंगे तब न्यूरोवास्कुलर बंडल जो होता है जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होता है नी के, उसको डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। सेकेंड है विद मीडियल मेनिस्कस रिपेयर। जब मीडियल मेनिस्कस रिपेयर कर रहे होते हैं देयर इज अ रिस्क ऑफ डैमेज टू सेफेनस नर्व, तब सेफेनस नर्व के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। और इसी तरह से जब लेटरल मेनिस्कस रिपेयर करते हैं उस टाइम पे पेरोनियल नर्व जो होती है लेटरल साइड, उसके डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। With the lateral meniscus repair, there is a risk of damage to peroneal nerve. Next है a flexion contracture or an extensor leg post-operatively compromises knee alignment and stability during gait and functional activity। कभी-कभी post operatively फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर या एक्सटेंसर लेग रह जाता है जिसकी वजह से ये जो नी अलाइनमेंट होगा वो कॉम्प्रोमाइज होगा, उसकी वजह से गेट में स्टेबिलिटी और फंक्शनल एक्टिविटीज करने में प्रॉब्लम आएंगे। अब जो नेक्स्ट है वो है द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ रिपेयर इज ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग द एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व जॉइंट लोडिंग एंड नी फ्लेक्शन बियॉन्ड 45 डिग्री। This risk is greatest during the first few post-operative months। अब जो है पोस्ट ऑपरेटिवली जब पर्सन जो है जो जॉइंट लोडिंग एक्टिविटीज करता है या जो नी फ्लेक्शन बियॉन्ड 45 डिग्री करता है
तो ये सब एक्टिविटीज में फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं, और ये जो फेलियर के चांसेस है वो पोस्ट ऑपरेटिवली जो है फर्स्ट फ्यू मंथ्स जो है वो ज्यादा होते हैं। तो ये था मेनिस्काई रिपेयर, उसका प्रोसीजर और उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।